नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम धीरेंद्र है। तो चलिए अब यह पॉडकास्ट धीरेंद्र जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेंद्र है और मैं बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ। ट्रक चलाना ही मेरी रोजी रोटी है। पिछले कोई 10-12 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया। इस घटना ने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। कुछ ऐसी भी ताकतें हैं, ऐसी काली शक्तियां हैं जिनका सामना हो जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है। मैं बचपन से ही अपनी दादी नानी से भूत प्रेत, चुड़ैल और न जाने कैसी कैसी डरावनी कहानियां सुनता आया था। लेकिन सच कहूं तो कभी उन पर पूरा यकीन नहीं होता था। लगता था कि ये सब बस मन बहलाने की बातें हैं, बच्चों को डराने के तरीके हैं। पर उस एक रात ने मेरे सारे वहम तोड़ दिए और मुझे उस सच्चाई से रूबरू करवाया जिससे मैं आज तक उबर नहीं पाया हूं। मेरा एक खलासी था, नाम था उसका रोहन। लड़का बहुत अच्छा था, मेरे छोटे भाई जैसा, हंसमुख और बातूनी। हम दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। लंबे लंबे सफर पर हम एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। वो हमेशा मेरे साथ रहता था। ट्रक की देखभाल से लेकर हिसाब किताब तक में मेरा हाथ बंटाता था। ये बात है आज से कोई 3-4 साल पुरानी, सर्दियों के दिन थे। हम लोग दिल्ली से माल लाद कर कलकत्ता की तरफ जा रहे थे। माल कपड़े का था तो जल्दी पहुंचाने का दबाव भी था। हम लोग रात दिन ट्रक चला रहे थे। बस रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर चाय पानी या खाना पीना कर लेते थे। सफर ठीक ठाक कट रहा था। दिल्ली से निकले हुए हमें लगभग 2 दिन हो चुके थे और हम उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके बिहार में दाखिल होने वाले थे। रात के कोई 11-11:30 बज रहे होंगे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गांव या कस्बा नजर नहीं आ रहा था। दोनों तरफ घने पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगल के बीच से सड़क निकाली गई हो। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ों की वजह से सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था। ट्रक की हेडलाइट्स जितनी दूर तक रोशनी फेंकती थीं, बस उतना ही रास्ता दिखाई देता था। उसके आगे क्या है कुछ पता नहीं चलता था। रोहन बगल वाली सीट पर बैठा ऊँघ रहा था। मैं भी काफी थक चुका था, आंखें भारी हो रही थीं। मैंने सोचा कि आगे कोई ठीक ठाक सा ढाबा देखकर ट्रक रोकूंगा और थोड़ी देर आराम कर लूंगा। मैं अपनी धुन में ट्रक चलाए जा रहा था कि तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे ट्रक नजदीक पहुंचा, मैंने देखा कि वो एक औरत थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और अपने सिर पर पल्लू लिया हुआ था। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था जिसे उसने एक शॉल में लपेट रखा था। वो औरत हमें देखकर हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर एक अकेली औरत को बच्चे के साथ देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं कोई लुटेरों का गिरोह तो नहीं। आजकल ऐसे कई मामले सुनने में आते थे जहां औरत को आगे करके गाड़ियों को रुकवाया जाता था और फिर लूटपाट की जाती थी। मैंने रोहन को कोहनी मारकर जगाया। वो हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या हुआ धीरेंद्र भाई, सब ठीक तो है? मैंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख, कोई औरत लिफ्ट मांग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रोहन ने आंखों को मलते हुए उस औरत की तरफ देखा। उसकी नींद जैसे एक झटके में गायब हो गई। वो तुरंत बोला, नहीं भाई, ट्रक मत रोकना, ये कोई चक्कर लग रहा है। इतनी रात में यहां अकेली औरत क्या कर रही होगी? जरूर कोई गड़बड़ है। तुम ट्रक की रफ्तार बढ़ाओ और निकलो यहां से। उसकी बात में दम था। मेरा दिल भी यही कह रहा था कि रुकना ठीक नहीं है। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर पर पैर रखा ही था कि मेरी नजर फिर से उस औरत पर पड़ी। ट्रक की रोशनी में मुझे उसका चेहरा हल्का सा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी, आंखों में एक अजीब सी गुहार थी और उसकी गोद में वो छोटा सा बच्चा। उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा, अगर ये सच में किसी मुसीबत में हुई तो? अगर इसे मदद की जरूरत हुई और मैंने मुंह फेर लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने रोहन से कहा, यार रोहन, देख तो सही, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। हो सकता है सच में कोई मजबूरी हो, किसी की गाड़ी खराब हो गई हो या कोई और बात हो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? रोहन लगभग चीखते हुए बोला।
भाई तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब धोखा होता है। तुम भूल गए पिछली बार बनारस के पास क्या हुआ था? कैसे एक आदमी ने बीमार होने का नाटक करके ट्रक रुकवाया था और उसके साथी आकर ड्राइवर से सब कुछ लूट ले गए थे। मुझे वो घटना याद थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। उस औरत के चेहरे की बेबसी मेरे दिल में चुभ रही थी। मैंने कहा, देख रोहन, हम ट्रक नहीं रोकेंगे, बस रफ्तार धीमी करके उससे पूछ लेते हैं कि क्या बात है। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो भगा लेंगे। रोहन ने गुस्से में मुंह फेर लिया और बुदबुदाया, तुम्हारी मर्जी, बाद में कुछ हुआ तो मुझे मत कहना, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और ट्रक को धीरे धीरे उस औरत के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। मैंने शीशा नीचे किया और उससे पूछा, क्या बात है बहन जी, इतनी रात में यहां अकेली कहां जा रही हैं? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस हमारी तरफ देखती रही। उसका चेहरा पल्लू से ढका हुआ था, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी गोद में जो बच्चा था वो भी बिल्कुल शांत था, जरा भी हिलडुल नहीं रहा था। मैंने फिर से पूछा, कोई मदद चाहिए क्या? आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? इस बार वो बोली, उसकी आवाज बड़ी पतली और कांपती हुई थी। आगे गांव तक जाना है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। मैंने पूछा, कौन सा गांव? उसने एक गांव का नाम बताया जो यहां से करीब 20-25 किलोमीटर दूर था। मैंने सोचा कि चलो रास्ते में ही पड़ेगा, छोड़ने में क्या हर्ज है। मैंने रोहन की तरफ देखा, वो अब भी गुस्से में बाहर की तरफ देख रहा था। मैंने उससे कहा, यार बेचारी परेशान है, बैठा लेते हैं, आगे ही तो उतारना है। रोहन पलटकर बोला, धीरेंद्र भाई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे ये औरत ठीक नहीं लग रही। इसके बच्चे को देखो, जरा भी रो नहीं रहा, बिल्कुल शांत है, कुछ तो अजीब है। मुझे भी ये बात थोड़ी खटकी। इतना छोटा बच्चा और इतनी शांति से सोया हुआ था, ये थोड़ा अजीब था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया कि शायद वो गहरी नींद में होगा। मैंने उस औरत से कहा, ठीक है बहन जी, आप बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। ये सुनते ही उसके चेहरे पर जो भाव आया उसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो खुशी थी या कुछ और, कहना मुश्किल है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोहन ने चिढ़कर कहा, इसे आगे कहां बैठाओगे? केबिन में तो जगह नहीं है, इसे बोलो पीछे डाले पर चढ़ जाए। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप कर रोहन, बच्चे के साथ है वो, पीछे कैसे बैठेगी? तू थोड़ा खिसक जा, यहीं बैठ जाएगी। रोहन ने ना चाहते हुए भी अपनी सीट पर जगह बनाई। वो औरत दरवाजा खोलकर केबिन में चढ़ गई। उसके अंदर आते ही केबिन में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। और उसके साथ ही एक अजीब सी गंध भी आई। वो गंध मैं बता नहीं सकता कि कैसी थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों को मिला दिया गया हो। बड़ी अजीब और असहनीय गंध थी। मेरा मन भी अब थोड़ा घबराने लगा था। रोहन की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। क्या मैंने उसे ट्रक में बैठाकर कोई गलती कर दी? वो औरत मेरे और रोहन के बीच में बैठ गई। उसने अब भी अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा रखा था और उसका चेहरा पल्लू से ढका हुआ था। वो बिल्कुल चुप थी, पत्थर की मूरत की तरह। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रोहन बाहर देख रहा था, मैं सामने सड़क पर, और वो औरत, वो बस बैठी थी, एक जिंदा लाश की तरह। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने अपनी दयालुता के बदले में किसी मामूली औरत को नहीं, बल्कि मौत को ही अपने ट्रक में बैठा लिया था। वो सफर जो कलकत्ता तक जाना था, अब उसका रास्ता मौत की घाटी की तरफ मुड़ चुका था। ट्रक वापस उसी सुनसान सड़क पर दौड़ने लगा था। केबिन के अंदर का माहौल बड़ा बोझिल हो गया था। वो औरत हमारे बीच में एक अनचाहे मेहमान की तरह बैठी थी, जिसकी मौजूदगी हवा में एक अजीब सा भारीपन घोल रही थी। वो जो गंध उसके आने से फैली थी, वो अब भी वैसी ही थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि वो और भी तेज होती जा रही थी। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी, लेकिन कुछ बोला नहीं। रोहन तो जैसे पत्थर का बन गया था। वो तब से एक ही जगह पर टिका हुआ था, अपनी गर्दन बाहर की तरफ मोड़े हुए, जैसे वो उस औरत की तरफ देखना ही नहीं चाहता हो। उसका गुस्सा और डर मैं साफ महसूस कर सकता था। मुझे भी अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर था जो धीरे धीरे मेरे अंदर घर कर रहा था। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी, आप इतनी रात में बच्चे को लेकर अकेली कहां से आ रही थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वैसे ही बैठी रही जैसे उसने मेरा सवाल सुना ही ना हो। मैंने सोचा शायद उसने सुना नहीं। मैंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला।
उसकी ये खामोशी अब मुझे डराने लगी थी। कोई इंसान इतना चुप कैसे हो सकता है? मैंने रोहन की तरफ देखा, मदद की उम्मीद में, लेकिन वो तो जैसे कसम खाकर बैठा था कि वो इस मामले में पड़ेगा ही नहीं। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब केबिन में सिर्फ इंजन की घरघराहट की आवाज थी और हम तीनों की खामोश सांसें। हर गुजरते पल के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी नजर सामने सड़क पर टिका दी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसी औरत पर था। वो जरा भी नहीं हिल रही थी और उसका बच्चा, वो अब भी उसी तरह शांत था। मुझे शक होने लगा कि बच्चा जिंदा भी है या नहीं। ये ख्याल आते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके उस बच्चे की तरफ देखने की कोशिश की। वो शॉल में इस कदर लिपटा हुआ था कि उसका चेहरा तो दूर, हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा कि उससे कहूं कि बच्चे का चेहरा तो दिखाए, दम घुट रहा होगा उसका, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। करीब 10-15 मिनट और गुजर गए होंगे। हम उसी खौफनाक खामोशी में सफर कर रहे थे। तभी अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे को छू रहा है। मैंने चौंक कर बगल में देखा। वो औरत उसी तरह बैठी थी, उसका हाथ अपनी गोद में था। फिर मुझे ये किसने छुआ? मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं थक गया हूं, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं फिर से सड़क देखने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे फिर से वैसा ही महसूस हुआ। इस बार बिल्कुल साफ। किसी ने अपनी ठंडी बर्फीली उंगलियों से मेरे कंधे को छुआ था। मैंने तेजी से सिर घुमाया। औरत अभी भी मूर्ति की तरह बैठी थी, लेकिन इस बार मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी जो गोद में रखा था। उस हाथ की उंगलियां, हे भगवान, वो सामान्य इंसान की उंगलियों जैसी नहीं थी। वो बहुत लंबी थीं और उनके नाखून बहुत बड़े बड़े और काले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। ये देखते ही मेरा खून सूख गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे वो फट जाएगा। मैंने डरते डरते रोहन की तरफ देखा। शायद उसने भी ये देखा हो, लेकिन वो अब भी बाहर की तरफ देख रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि रोहन सही था। ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई और ही बला है जिसे मैंने अपने ट्रक में बैठा लिया है। मेरी दयालुता अब मुझ पर ही भारी पड़ने वाली थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि जल्दी से वो गांव आ जाए जहां इसे उतरना है और ये बला मेरे ट्रक से दफा हो। हर किलोमीटर अब मुझे 1 मील जैसा लग रहा था। वक्त था कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक और अजीब बात हुई। ट्रक का रेडियो जो कब से बंद पड़ा था, अचानक अपने आप चालू हो गया और उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उस सरसराहट के बीच से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी, लेकिन वो रोना सामान्य नहीं था। वो बड़ा ही दर्दनाक और डरावना था, जैसे कोई बच्चे का गला घोंट रहा हो। वो आवाज सुनते ही रोहन उछल पड़ा। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। वो डरावनी आवाज आती रही। मैंने उस औरत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वो वैसे ही बैठी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उस रोने की आवाज को सुनकर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई हो। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो शायद हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। उसके होंठ हिल रहे थे। मैं भी मन ही मन भगवान को याद करने लगा। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंसा दिया। तभी अचानक वो रेडियो बंद हो गया। केबिन में फिर से वही खौफनाक शांति छा गई, लेकिन इस बार ये शांति पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने हिम्मत करके ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मैं बस जल्द से जल्द इस सब से दूर भागना चाहता था। गांव का साइन बोर्ड अभी भी नजर नहीं आया था। मुझे लगने लगा था कि ये 20-25 किलोमीटर का सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ देर बाद मुझे लगा कि बच्चे में कोई हरकत हुई है। वो जो शॉल में लिपटा हुआ था, वो थोड़ा सा हिला। मैंने और रोहन दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा। हम दोनों की सांसें रुकी हुई थीं। वो औरत धीरे धीरे उस शॉल को बच्चे के चेहरे पर से हटाने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी नजरें वहीं जम गई थीं। रोहन भी डरी हुई आंखों से उसी तरफ देख रहा था। जैसे जैसे वो शॉल हट रहा था, केबिन में वो सड़ी हुई गंध और भी तेज होती जा रही थी। अब वो बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। मुझे उबकाई आने लगी और फिर उसने उस बच्चे के चेहरे पर से पूरा शॉल हटा दिया। जो मंजर हमने देखा उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो मंजर देखकर हमारी चीखें निकल गईं।
रोहन तो डर के मारे सीट से लगभग नीचे ही गिर गया था। मेरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील छूटते छूटते बचा। वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक छोटा सा कंकाल था, एक बच्चे का कंकाल जिसकी खोपड़ी की खाली आंखों की जगह 2 अंधेरे गड्ढे थे। उसके छोटे छोटे दांत एक खौफनाक मुस्कान में बाहर निकले हुए थे। उस कंकाल पर कहीं कहीं मांस के सड़े हुए लोथड़े चिपके हुए थे, जिनसे वो असहनीय बदबू आ रही थी। वो औरत अब हमारी तरफ देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर से पल्लू हटा दिया था और उसका चेहरा, हे मेरे भगवान, उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। उसका मुंह बहुत बड़ा था, जो कानों तक फैला हुआ था, और उसके दांत किसी जानवर की तरह नुकीले और बाहर निकले हुए थे। वो एक चुड़ैल थी, एक साक्षात चुड़ैल, जो अपनी गोद में एक मरे हुए बच्चे का कंकाल लिए हमारे ट्रक में बैठी थी, और अब वो हमें देखकर हंस रही थी। एक ऐसी डरावनी हंसी जो उस सुनसान रात में गूंज रही थी और हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। हम समझ चुके थे कि हमारा अंत अब बहुत करीब है। उस चुड़ैल का वो भयानक चेहरा और उसकी वो रूह कंपा देने वाली हंसी, वो मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारी जान खींच ली हो। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक कर रह गई थी। ट्रक अपने आप सड़क पर इधर उधर लहराने लगा था। मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। रोहन की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। वो डर के मारे सीट के नीचे दुबक गया था और पागलों की तरह चीख रहा था, बचाओ बचाओ भाई, भगाओ ट्रक को, ये हमें मार डालेगी, ये हमें खा जाएगी। उसकी चीखें सुनकर वो चुड़ैल और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी जानवर की गुर्राहट जैसी लग रही थी। उसने अपनी गोद में रखे उस नन्हे कंकाल को उठाया और उसे ऐसे दुलारने लगी जैसे वो कोई जिंदा बच्चा हो। वो उस कंकाल की खोपड़ी को चूम रही थी और अपनी भयानक आवाज में कह रही थी, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। देख, तेरे लिए खाना लाया है, ताजा ताजा, गर्मा गर्म। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया था कि वो हमें ही अपना भोजन समझ रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मुझे लगा मैं यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा, लेकिन तभी रोहन की एक और चीख ने मुझे झकझोर दिया। वो चुड़ैल अब रोहन की तरफ घूम गई थी। उसकी दहकती हुई आंखें रोहन को घूर रही थीं। उसने अपने नुकीले दांतों वाले मुंह को खोला और रोहन की तरफ देखकर बोली, तू मुझे अपने ट्रक में नहीं बैठाना चाहता था ना? तूने मेरे बच्चे को देखा तक नहीं, तूने मेरा अपमान किया है। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। सबसे पहले तू ही मेरे लाल का भोजन बनेगा। इतना कहकर वो एक झटके में रोहन की तरफ झपटी। उसके लंबे लंबे नाखून वाले हाथ रोहन की गर्दन की तरफ बढ़े। रोहन ने बचने की बहुत कोशिश की। उसने अपने पैरों से उसे धकेलना चाहा, लेकिन उस चुड़ैल में किसी दैत्य जैसी ताकत थी। उसने एक ही हाथ से रोहन को सीट से खींच लिया। मैं ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई जैसे दोस्त को मरते हुए देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी बेबसी पर शायद मौत भी हंस रही होगी। चुड़ैल ने रोहन को हवा में उठा लिया। रोहन का शरीर छटपटा रहा था। उसकी आंखें डर से बाहर निकली जा रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मदद की एक आखिरी उम्मीद थी। वो कुछ बोलना चाहता था, शायद मेरा नाम पुकारना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक घुरघुराहट की आवाज निकली। और फिर उस चुड़ैल ने अपना भयानक मुंह खोला, इतना बड़ा कि उसका पूरा जबड़ा अलग होता हुआ नजर आ रहा था, और एक ही झटके में उसने रोहन के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। रोहन की एक दिल दहला देने वाली चीख उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। वो चीख, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। खून का एक फव्वारा सा फूटा और मेरे चेहरे और कपड़ों पर आ गिरा। गर्म चिपचिपा खून। वो चुड़ैल किसी भूखे जानवर की तरह रोहन के शरीर को नोच रही थी। वो उसके मांस के टुकड़े खींच खींच कर खा रही थी और बीच बीच में उस कंकाल की तरफ बढ़ा रही थी, जैसे उसे भी खिला रही हो। केबिन के अंदर खून और मांस की एक घिनौनी महक फैल गई थी। रोहन का शरीर अब भी छटपटा रहा था, लेकिन उसकी हरकतें धीमी पड़ती जा रही थीं। कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जिनमें अब सिवाय खौफ के और कुछ नहीं था। मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरी आंखों के सामने मर चुका था और उसकी कातिल अब उसे कच्चा चबा रही थी। ये भयानक मंजर देखकर मेरे अंदर का सारा डर जैसे एक झटके में गुस्से और नफरत में बदल गया। मेरे शरीर में कहां से इतनी हिम्मत आ गई मुझे नहीं पता।
मैंने स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमाया और ट्रक को सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ की तरफ मोड़ दिया। मेरा इरादा ट्रक को उस पेड़ से टकरा देने का था। या तो वो चुड़ैल मरेगी या हम सब एक साथ मरेंगे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही ट्रक पेड़ की तरफ बढ़ा, उस चुड़ैल ने रोहन की लाश को एक तरफ फेंका और मेरी तरफ घूमी। उसकी आंखों में अब हंसी की जगह हैरत और गुस्सा था। वो चीखी, ए लड़के, ये तू क्या कर रहा है? रुक जा। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा जोर दे दिया। पेड़ तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। बस कुछ ही पल और तभी उस चुड़ैल ने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कुछ बुदबुदाने लगी। अचानक ट्रक के ब्रेक अपने आप लग गए। एक जोर का झटका लगा और ट्रक पेड़ से कुछ ही फुट की दूरी पर रुक गया। इंजन बंद हो गया था। हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं समझ गया कि अब मेरा खेल खत्म। उसने ट्रक पर कब्जा कर लिया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। अंधेरे में उसकी दहकती हुई आंखें दो अंगारों की तरह लग रही थीं। वो गुर्राते हुए बोली, तुम मुझे मारना चाहता था? इतनी हिम्मत तेरी? अब देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूं। तुझे मैं ऐसी मौत दूंगी कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। उसके सड़े हुए शरीर की बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उसने अपना पंजा मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसके लंबे काले नाखून मेरी आंखों से बस कुछ ही इंच दूर थे। मैं अपनी मौत को अपने इतने करीब देख सकता था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। मुझे लगा कि बस यही मेरा आखिरी पल है। रोहन के बाद अब मेरी बारी थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। मैं उस चुड़ैल के बर्फीले पंजे का स्पर्श अपनी खाल पर महसूस करने का इंतजार कर रहा था। हर एक पल एक सदी जैसा लग रहा था। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। सांसें रुक गई थीं। मौत मेरे सामने खड़ी थी और मैं बेबस था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड गुजर गए। कोई दर्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं, बस वो भयानक खामोशी और उसके शरीर से आती सड़ांत। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी एक आंख खोली। वो चुड़ैल वहीं खड़ी थी। उसका पंजा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास हवा में रुका हुआ था। वो मुझे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी उलझन भी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। वो गुर्राई, ये क्या हो रहा है? मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही? उसकी बात सुनकर मुझे भी हैरत हुई। मैंने अपनी दूसरी आंख भी खोली। क्या हो रहा था ये? वो मुझे मारना चाहती थी, पर मार नहीं पा रही थी। क्यों? तभी मेरी नजर मेरे गले में पड़े एक धागे पर गई। वो एक काला धागा था जिसमें हनुमान जी का एक छोटा सा लॉकेट था। ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, इसे कभी अपने से अलग मत करना। ये हर बुरी नजर और हर बला से तेरी रक्षा करेगा। मैं इसे हमेशा पहने रहता था, लेकिन कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। आज पहली बार मुझे अपनी माँ की बात याद आई। क्या इसी लॉकेट की वजह से वो मुझे छू नहीं पा रही थी? क्या भगवान सच में मेरी मदद कर रहे थे? मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। चुड़ैल ने फिर से कोशिश की। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ जैसे एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। वो गुस्से से चीखने लगी, ये क्या है? हटा इसे अपने गले से। अब मुझे यकीन हो गया था, यह हनुमान जी की ही शक्ति थी जो मुझे बचा रही थी। मेरे सूखे हुए गले से अपने आप शब्द फूट पड़े, जय बजरंग बली। ये सुनते ही वो चुड़ैल ऐसे पीछे हटी जैसे उसे किसी ने गर्म लोहे से छू दिया हो। वो दर्द से चीख रही थी। उसकी दहकती हुई आंखों में अब डर दिखाई दे रहा था। मुझे हिम्मत मिली। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था, उस चुड़ैल की ताकत कम होती जा रही थी। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चीख रही थी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा था। केबिन के अंदर जलने की एक तेज बदबू फैल गई। चुप हो जा, बंद कर ये सब, वो चिल्ला रही थी। मैं तुझे छोड़ दूंगी, मुझे जाने दे, बस ये सब बंद कर। लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं और जोर जोर से पाठ करने लगा। मेरी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास था। वो चुड़ैल अब दर्द से तड़प रही थी। वो केबिन में इधर उधर भाग रही थी, जैसे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे हनुमान जी की शक्ति ने उसे ट्रक के अंदर ही कैद कर लिया हो। यह नर्क का खेल लगभग आधे घंटे तक चलता रहा।
मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और वो तड़पती रही। धीरे धीरे उसकी चीखें कमजोर पड़ने लगीं। उसके शरीर से निकलता हुआ धुआं और भी घना हो गया। मुझे अब रोहन की लाश दिखाई दी, जो एक कोने में पड़ी थी। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। मेरा दोस्त मेरी वजह से मारा गया था। अगर मैंने उसकी बात मान ली होती और ट्रक नहीं रोका होता तो आज वो जिंदा होता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने पाठ बंद नहीं किया। मुझे रोहन की मौत का बदला लेना था। चुड़ैल अब बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। वो फर्श पर पड़ी हुई थी और हाँफ रही थी। उसका भयानक चेहरा अब और भी ज्यादा विकृत लग रहा था। तभी मुझे याद आया कि ट्रक के डैशबोर्ड में मैंने हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब रखी थी। मैं हमेशा उसे अपने साथ रखता था। मैंने एक हाथ से पाठ जारी रखा और दूसरे हाथ से कांपते हुए डैशबोर्ड खोला। वो किताब वहीं रखी थी। मैंने उस किताब को उठाया और उसे खोलकर उस चुड़ैल की तरफ कर दिया। जैसे ही उस पवित्र किताब की हवा उसे लगी, वो ऐसे चीखी जैसे उस पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। नहीं, नहीं, इसे दूर कर इसे। और फिर जो हुआ वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस चुड़ैल का शरीर हवा में उठने लगा। वो जल रही थी। उसका मांस पिघल रहा था। उसकी हड्डियां चटक रही थीं। एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो एक आग के गोले में बदल गई। एक जोर का धमाका हुआ। ट्रक की खिड़कियों के शीशे टूट गए। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो केबिन में घना धुआं भरा हुआ था और जलने की तेज बदबू आ रही थी। वो चुड़ैल, वो जा चुकी थी। उसका नामो निशान तक नहीं था। बस फर्श पर एक काली सी राख का ढेर पड़ा हुआ था और वो नन्हा कंकाल, वो भी उस राख के ढेर में बदल चुका था। मैं बच गया था। हनुमान जी ने मेरी जान बचा ली थी, लेकिन मेरा दोस्त रोहन, वो जा चुका था। मैं उसकी लाश के पास गया और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे रोहन, मुझे माफ कर दे भाई, ये सब मेरी गलती है। उस रात मैं कितना रोया मुझे नहीं पता। जब सुबह की पहली किरण ने उस भयानक रात के अंधेरे को चीरा, तब मैं उसी तरह रोहन की लाश को गोद में लिए बैठा हुआ था। मेरा शरीर टूट रहा था। मेरा दिल चकनाचूर हो चुका था। मैंने एक दोस्त को खो दिया था और एक ऐसे खौफनाक सच का सामना किया था जो मुझे जिंदगी भर सताने वाला था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे रोहन की लाश को उसके घर पहुंचाना था, उसके परिवार को जवाब देना था। ये सफर अभी बाकी था। सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे लिए वो सुबह किसी काली रात से कम नहीं थी। ट्रक के केबिन का मंजर किसी कत्लगाह जैसा लग रहा था। टूटे हुए शीशे, दीवारों पर खून के छींटे, फर्श पर पड़ी वो काली राख और मेरे दोस्त रोहन की बेजान लाश। मैं उसे देखकर सुन्न हो गया था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मैं बस रोहन के ठंडे पड़ चुके शरीर को गोद में लिए बैठा रहा। उसकी खुली हुई आंखें जैसे मुझसे सवाल कर रही थीं, क्यों भाई, क्यों नहीं सुनी तुमने मेरी बात? मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे सीने पर एक भारी बोझ था, एक ऐसा पाप का बोझ जिसे मुझे जिंदगी भर ढोना था। घंटों बीत गए। मैं उसी हालत में बैठा रहा। भूख, प्यास, थकान, सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। बस एक ही एहसास था, दर्द और पछतावा। धीरे धीरे मेरे अंदर हिम्मत लौटी। मुझे एहसास हुआ कि यहां ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे रोहन के लिए कुछ करना होगा। मुझे उसकी लाश को सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाना होगा। उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। लेकिन मुझे ये करना ही था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन वो काम कर रहा था। मैंने सबसे पहले ट्रक के मालिक को फोन किया। मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं बस इतना कह पाया, मालिक, रोहन नहीं रहा। दूसरी तरफ से मालिक की घबराई हुई आवाज आई, क्या बोल रहे हो धीरेंद्र? क्या हुआ रोहन को? एक्सीडेंट हो गया क्या? मैंने रोते हुए कहा, नहीं मालिक, एक्सीडेंट से भी बुरा हुआ है। मैं उसे चुड़ैल वाली बात कैसे बताता? वो मुझे पागल समझता। मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा, रात में लुटेरों ने हमला कर दिया था। उन्होंने रोहन को मार दिया। मालिक ये सुनकर सन्न रह गया। उसने मुझे हिम्मत रखने को कहा और बोला कि वो तुरंत पुलिस को इत्तला करता है और मेरे पास पहुंचने की कोशिश करता है। उसने मुझसे मेरी लोकेशन पूछी। मैंने आस पास देखकर उसे बताने की कोशिश की कि मैं किस जगह पर हूं। फोन रखने के बाद मैंने हिम्मत करके रोहन की लाश को उठाया। मैंने उसे प्यार से सीट पर लिटाया
और अपनी एक चादर उसके ऊपर डाल दी ताकि कोई उसे इस हालत में ना देख सके। फिर मैंने उस काली राख को देखा। वो उस चुड़ैल का आखिरी निशान थी। मुझे उससे घिन आ रही थी, नफरत हो रही थी। मैंने एक कपड़े से उस सारी राख को समेटा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब मुझे पुलिस का इंतजार करना था। हर एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार रोहन के ढके हुए शरीर को देखता और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। वो सारी खौफनाक घटना किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। वो चुड़ैल का चेहरा, उसकी हंसी, रोहन की चीखें, सब कुछ मेरे जहन में जिंदा था। दोपहर के वक्त दूर से मुझे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। कुछ ही देर में एक पुलिस जीप और एक एम्बुलेंस मेरे ट्रक के पास आकर रुकी। पुलिस वालों ने मुझे ट्रक से नीचे उतारा। मेरी हालत देखकर वो समझ गए थे कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। एक इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछताछ शुरू की। मैंने उन्हें वही झूठी कहानी सुनाई जो मैंने मालिक को सुनाई थी। मैंने कहा कि हम रात में जा रहे थे, तभी एक औरत ने लिफ्ट मांगी। हमने उसे बैठा लिया, लेकिन वो लुटेरों के गिरोह से मिली हुई थी। उसने हमें धोखा दिया और उसके साथियों ने हम पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में रोहन मारा गया। मैंने उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हनुमान चालीसा वाली बात नहीं बताई। मुझे डर था कि वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। पुलिस ने मेरी कहानी लिख ली। उन्होंने केबिन की जांच की। खून, टूटे शीशे, सब कुछ मेरी कहानी से मेल खा रहा था। उन्होंने रोहन की लाश को एम्बुलेंस में रखवाया। जब वो रोहन को ले जा रहे थे तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर से चादर हट गई। उसकी लाश की हालत देखकर एक पुलिस वाले के मुंह से भी उबकाई निकल गई। उन्होंने मुझसे पूछा, ये क्या किया है उसके साथ? किसी जानवर की तरह नोचा है। मैंने रोते हुए कहा, वो दरिंदे थे साहब, इंसान नहीं। मैं सच ही तो कह रहा था, बस वो दरिंदे इंसान के रूप में नहीं थे। पुलिस की कार्यवाही पूरी होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ थाने चलना होगा बयान दर्ज करवाने के लिए। उन्होंने ट्रक को भी अपनी निगरानी में ले लिया। थाने में मुझसे घंटों पूछताछ हुई, वही सवाल बार बार। मैं अपनी झूठी कहानी पर अड़ा रहा। मुझे पता था कि अगर मैंने सच बताया तो वो मुझे पागल खाने भेज देंगे और रोहन को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं चाहता था कि कम से कम उसे लुटेरों द्वारा मारे गए शहीद का दर्जा तो मिले। शाम को ट्रक का मालिक और रोहन के कुछ रिश्तेदार थाने पहुंचे। रोहन के बड़े भाई को देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं उसके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाया, सब मेरी गलती है। उसने मुझे उठाया और गले से लगा लिया। वो भी रो रहा था। उसने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है धीरेंद्र, जो होना था हो गया, बस तुम ठीक हो, यही बहुत है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मैं उनके सामने कितना बड़ा झूठा और पापी था। अगले दिन रोहन का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में भी यही आया कि उसकी मौत किसी धारदार हथियार और जानवरों के काटने जैसे घावों से हुई है। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मैं कुछ दिन वहीं रुका रहा। रोहन का अंतिम संस्कार हुआ। मैंने उसके जलते हुए शरीर को देखा और कसम खाई कि मैं अब कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। ये सड़कें, ये रात के सफर, ये सब मेरे लिए एक खौफनाक सपने की तरह बन गए थे। मैं उस पाप के बोझ के साथ और सफर नहीं कर सकता था। रोहन की 13वीं के बाद मैं अपने गांव वापस लौट आया। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया और गांव में ही छोटी मोटी खेती बाड़ी करने लगा। लेकिन वो रात मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। आज भी, कई साल बीत जाने के बाद भी, मुझे अक्सर सपनों में रोहन की चीखें सुनाई देती हैं। उस चुड़ैल का भयानक चेहरा दिखाई देता है। मैं नींद में डरकर उठ जाता हूँ, पसीने से भीगा हुआ। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन मेरे जख्म आज भी ताजा हैं। मैंने एक दोस्त खोया था और अपनी आत्मा का एक हिस्सा भी उसी रात उस सुनसान सड़क पर छोड़ आया था। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये मेरे पाप और पछतावे की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो मुझे शायद जिंदगी भर सताती रहेगी। गांव लौटकर मैंने ट्रक की दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। स्टीयरिंग व्हील पर मेरे हाथ अब कांपते थे। रात के अंधेरे से मुझे खौफ आने लगा था। हर गाड़ी की हेडलाइट मुझे उसी खौफनाक रात की याद दिलाती थी। मैंने अपने आप को घर और खेतों तक ही सीमित कर लिया था, लेकिन जो सच मैंने अपने अंदर दफन कर रखा था वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पुलिस की फाइल में रोहन की मौत का कारण अज्ञात लुटेरों द्वारा हत्या दर्ज था, लेकिन मैं जानता था कि उसका कातिल कोई इंसान नहीं था। यह बात मैं किसी से कह नहीं सकता था। कौन मेरी बात पर यकीन करता? लोग मुझे पागल कहते, मेरा मजाक उड़ाते। रोहन का परिवार मुझे अपने बेटे जैसा ही मानता था। वो अक्सर मुझसे मिलने आते। जब भी वो रोहन की बातें करते, मेरा दिल कटकर रह जाता।
उसकी माँ रोते हुए पूछती, बेटा धीरेंद्र, कैसा दिखता था वो जिसने मेरे बच्चे की जान ली? क्या तुम उसे पहचान लोगे? मैं क्या जवाब देता? मैं कैसे बताता कि उसकी शक्ल किसी इंसान जैसी नहीं थी? उसकी आंखें दहकते हुए कोयले थीं और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह थे। मैं बस नजरें झुकाकर चुप रह जाता और मेरे आंसू मेरे दर्द को बयां कर देते। वो समझते कि मैं अपने दोस्त को खोने के गम में हूं, और शायद ये भी एक सच था, पर अधूरा सच। महीने बीत गए, फिर साल गुजर गए। पुलिस उस केस को बंद कर चुकी थी। वो अज्ञात लुटेरे कभी पकड़े नहीं गए और कभी पकड़े जाते भी कैसे। मेरे अंदर एक लड़ाई चलती रहती थी। एक हिस्सा कहता था कि चुप रहो, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। लेकिन दूसरा हिस्सा कहता था कि यह रोहन के साथ नाइंसाफी है। दुनिया को सच पता चलना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उस रात के बाद से यह मेरी आदत बन गई थी। तभी मेरी नजर उस छोटे से लॉकेट पर पड़ी जो अब भी मेरे गले में था। उस रात इसी ने मेरी जान बचाई थी। मुझे लगा जैसे हनुमान जी मुझे कोई इशारा कर रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे अब और चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कहानी दुनिया को बताऊंगा, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। मुझे ये बोझ अपने दिल से उतारना था। मुझे रोहन को सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी। मैं उस पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने गया जिसने मेरा केस हैंडल किया था। वो अब रिटायर हो चुके थे। मैं उनके घर पहुंचा। वो मुझे देखकर पहचान गए। उन्होंने मुझे बैठाया और चाय पिलाई। मैंने कांपते हुए कहा, सर, मैं आपको रोहन के केस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हाँ बताओ, हालांकि अब उस केस का कुछ हो नहीं सकता। मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैंने उन्हें उस रात की पूरी कहानी शब्द दर शब्द बिना कुछ छुपाए बता दी। वो औरत, उसका बच्चा, वो कंकाल, वो चुड़ैल, रोहन की भयानक मौत, और कैसे हनुमान चालीसा ने मेरी जान बचाई। सब कुछ। मैं जब बोल रहा था तो इंस्पेक्टर साहब मुझे बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे लगा कि अब वो मुझे पागल कहकर घर से निकाल देंगे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। फिर इंस्पेक्टर साहब ने धीरे से कहा, धीरेंद्र, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं। मैं चौंक गया। मैंने कहा, क्या सर, आप? उन्होंने कहा, हाँ, अपनी सर्विस के दौरान मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जिन्हें विज्ञान या कानून समझा नहीं सकता। दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं। तुम्हारा केस भी उन्हीं में से एक था। मुझे तुम्हारी पहली कहानी पर भी शक हुआ था। जिस तरह से रोहन की लाश को नोचा गया था, वो किसी इंसान का काम नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने आगे कहा, तुमने अच्छा किया जो अब ये सच बताया। कम से कम तुम्हारे मन का बोझ तो हल्का हुआ। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद किसी ने मेरी बात पर यकीन किया था। मेरा दिल हल्का हो गया। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ये कहानी हर किसी को सुनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि रात के अंधेरे में सांड सड़कों पर अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। दया दिखाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपकी दया ही आपकी मौत का कारण बन सकती है। आज मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप भी इस अनकहे सच को जानें। ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और भगवान है तो शैतान भी। चुनाव आपका है कि आप किस पर यकीन करते हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं अब हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और रोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो जहां भी होगा मुझे माफ कर देगा, और मैं उस रात के पाप के बोझ के साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहा हूं, बस इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन मुझे भी मुक्ति मिल जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।